हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था रिलेशन क्या होता है, सेट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में समझे थे, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन समझे थे। और आज मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा फंक्शंस का टाइप। तो देर न करते हुए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हियर ऑन द बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। देखा जाए टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला बात हो गया वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। सर ये वन वन फंक्शन होता क्या है? तो वन वन नाम से क्लियर लग पता चल रहा है वन वन। इसमें वन जो देख रहे हो, पहला जो देखा जा रहा है वन, ये यहाँ वन ये सेट ए को डिनोट कर रहा है और ये जो है वो सेट बी को डिनोट कर रहा है। मतलब उस तरह का फंक्शन जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। मतलब उस तरह का फंक्शन होना चाहिए जिसमें सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। सपोज एक एग्जांपल लिया जाए, बाय द हेल्प ऑफ मैपिंग डायग्राम इस चीज को समझा सकता है। मैं मान लेता हूं कि ये जो है वो 5 से इंटरकनेक्टेड है, बी जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है, सी जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, डी जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए सेट ए का ये सेट ए है और ये आपका हो गया सेट बी हो गया। सेट ए का एक एरो जो है वो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास जाता है। जब सेट ए का एक एरो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास जाएगा तो उस तरह के फंक्शन को हमेशा बोलेंगे वन वन फंक्शन। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज को ऑर्डर पेयर से भी समझा सकता है। ये देखिए अगर मान लेते हैं ए 5, क्योंकि ए इज कनेक्टेड टू 5, सिमिलरली लिखा जा सकता है बी कॉमा 1, सिमिलरली लिखा जा सकता है सी कॉमा 2, सिमिलरली लिखा जा सकता है डी कॉमा 3। यहां देखा जाए तो सेट बी का जहां भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर में देखोगे तो सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो 2 बार लिखा गया है। जब सेट बी का कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा गया है इसका मतलब वह फंक्शन वन वन का। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाया जा सकता है एक वन वन फंक्शन का। जैसे मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 ले देते हैं और फंक्शन जो है वो लिखा गया है दैट इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज भी इसका नेचुरल नंबर है। समझते हैं कैसे क्या होगा। जो ये देखिए यहाँ कुछ नेचुरल नंबर, यहाँ कुछ नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 2 3 मैंने ले लिया। यहाँ भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, f1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हो गया 5। मतलब 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है। सिमिलरली 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 3 दैट विल इक्वल टू 7। 3 रखेंगे तो वैल्यू आएगा 9, 3 इज रिलेटेड टू 9। मतलब एक एलिमेंट सेट ए का जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी किस तरह के फंक्शन को हमें बोलना चाहिए वन वन फंक्शन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। नेक्स्ट अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। मेनी वन, मेनी पहले जो लिखा गया है वो मेनी मतलब सेट ए के लिए, वन मतलब सेट बी के लिए। मतलब मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए के लिए होता है बच्चों, और यहां जो लिखा गया है वो सेट बी के लिए होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि सेट ए का मेनी एलिमेंट जो होगा वो सेट बी के वन एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ए जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट किए तो वो 3 वैल्यू आया, बी पुट किए तभी कितना आया 3 आया, सी पुट किए तभी वैल्यू कितना आया 3 आया, डी पुट किए तो 1 आ गया। अब देखो यहां से एरो जो स्टार्ट हुआ है सेट ए में अगर देखा जाए और ये अगर आपका सेट बी है तो सेट ए से एरो स्टार्ट होकर करके 3 पर 3 एरो जाता है। यानी कि मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए का ए बी सी
सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट 3 से जुड़ा हुआ है, फिर इसका नाम पड़ा मेनी वन फंक्शन। मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए बी सी ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली 3 ऑफ सेट बी। और इस तरह का फंक्शन जब भी मिलेगा तो उसे हम लोग वन फंक्शन। इसे ऑर्डर पेयर के टर्म में समझा सकता है, जैसे लिख देते हैं a, 3, फिर लिखाएगा b, 3, फिर लिखाएगा c, 3, फिर लिखाएगा आपका d, 1। अब देखिए इस ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का, इन तीनों ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेम टू सेम है। और जब सेकंड एलिमेंट सबका सेम टू सेम आएगा तो वो होगा मेनी वन फंक्शन। लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट सबका डिफरेंट डिफरेंट होता तो वो होता वन वन फंक्शन। जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे लिख देते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। इफ सच दैट, मैं मान लेता हूं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। देखते हैं किस तरह का फंक्शन होगा। इसके लिए रियल नंबर के लिए कुछ तरह से मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। -2 ले लिया, -1, 0, 1, 2 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर -2 रखेंगे तो f -2 का जो वैल्यू आएगा, -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। मतलब -2 जो है वो जुड़ा हुआ है आपका 4 के साथ। -1 जब रखेंगे तब इसका वैल्यू आएगा आपका 1। फिर अगर 1 रखेंगे तब भी वैल्यू आएगा 1, 2 रखेंगे तब भी वैल्यू आएगा 4। मतलब मेनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का मेनी एलिमेंट कौन कौन, सॉरी मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट, -2 और 2 दोनों किस जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। -1 और 1 दोनों किस जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। इस तरह का जब भी फंक्शन मिलेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। उस तरह का फंक्शन जब भी मिलेगा तो हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो एक सिंपल वर्ड है। ऑन्टो मतलब क्या होता है कि सेट बी का एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। मतलब सेट बी का अगर सबके सब एलिमेंट यूटिलाइज हो जाएगा तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज यूटिलाइज्ड देन सच फंक्शन इज नोन एज द ऑन्टो फंक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं कि सेट ए है और ये जो है आपका लिखा गया है वो सेट बी है। अब मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो जुड़ा हुआ है 4 के साथ, बी जो है वो जुड़ा हुआ है 3 के साथ, सी जुड़ा हुआ है आपका 1 के साथ, डी जुड़ा हुआ है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है। सेट बी को चेक कीजिए, सेट बी को चेक करना है। सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है। जब सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। मतलब ऑन्टो फंक्शन होने के लिए डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू होना चाहिए आपका रेंज। रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर जिस भी फंक्शन का हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन। सेट बी का एक एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, शोल्डर्स है, दोनों आपस में लड़ रहा है, एक नहीं से मारा, एक नहीं से मारा, सबके सब अगर इधर वाला सेट बी का अगर सारा का सारा अगर सैनिक शहीद हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये ऑन्टो फंक्शन होगा। नेक्स्ट इंटो फंक्शन। इंटो जैसे ऑन्टो क्या नोट करता था कि सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इंटो उसका उल्टा है, सेट बी का अगर एक भी एलिमेंट बच गया तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटो फंक्शन। जैसे मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो 5 से जुड़ा हुआ है, बी जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, सी जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, डी जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट रह गया जो अनयूटिलाइज्ड है, वो किसी का भी इमेज नहीं है। जब इमेज किसी का नहीं होगा तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंटो फंक्शन। नेक्स्ट 1 1 ऑन्टो। 1 1 सबसे पहली बात फंक्शन 1 1 होना चाहिए। मतलब एक सेट ए का सेट बी के एक एलिमेंट एक ही साथ जुड़ेगा। ऑन्टो मतलब सेट बी का सारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या तो फिर 1 1 फंक्शन बोला जाता है। मतलब उस तरह का फंक्शन जो दोनों होगा, 1 1 भी होगा और साथ साथ ऑन्टो भी होगा, उसे हम लोग बोलेंगे 1 1 ऑन्टो फंक्शन। सपोज ए जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, बी जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है,
सी जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, डी जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचा। जब सेट बी का एक भी नहीं एलिमेंट बचा तो ये बता रहा है आपका ऑन्टो। और सेट ए से एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 1 भी हो गया। और उस तरह का फंक्शन जो दोनों होगा, 1 1 ऑन्टो दोनों होगा, उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, या तो सिंपली बोलेंगे 1 1 ऑन्टो फंक्शन। नेक्स्ट 1 1 इंटो, 1 1 इंटो मतलब 1 1 भी होगा, इंटो मतलब सेट ए का सेट बी का कोई भी एलिमेंट बच जाएगा। सपोज ए 5 के साथ जुड़ा हुआ है, बी 4 के साथ जुड़ा हुआ है, सी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, डी 2 के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 फिर से बच गया। जब 1 बच जाता है तो वो फंक्शन होता है इंटो। सेट बी का एक एलिमेंट बचेगा तो वो होगा इंटो। साथ साथ एक एलिमेंट किस साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 1 1 ही होगा और इंटो भी होगा। इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे 1 1 इंटो फंक्शन। नेक्स्ट मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। मेनी वन, सबसे पहले बात फंक्शन मेनी वन होना चाहिए, यानी कि मेनी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऑन्टो मतलब सेट बी सबके साथ यूटिलाइज हो जाना चाहिए। जैसे ए है जो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, बी जो है वो भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, सी जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, डी जो है वो 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों 3 से जुड़ा हुआ था और साथ साथ सेट बी का सारा एलिमेंट यूटिलाइज हो गया, इसलिए ऑन्टो हो गया। और मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब कि ए और बी दोनों दोनों 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। नेक्स्ट मेनी वन इंटो, मेनी वन भी होगा और इंटो भी होगा, मतलब सेट बी का एलिमेंट बच जाना चाहिए। सपोज ए 5 के साथ जुड़ा हुआ है, बी भी 5 के साथ जुड़ा हुआ है, सी 4 के साथ जुड़ा हुआ है, डी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक भी बच गया और दो भी ऐसा एलिमेंट है जो यूटिलाइज नहीं हो पाया। जब यूटिलाइज नहीं होता तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटो, इसलिए ये फंक्शन जो है वो इंटो हो गया। लेकिन मेनी एलिमेंट्स भी तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसलिए इसका नाम होगा मेनी वन इंटो फंक्शन। ये था कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक पढ़ना है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 5/2 लिखा हुआ है तो 5/2 का इनवर्स क्या होता था, 2/5। मतलब क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाता है। सिमिलरली फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है, सर समझाइए। तो फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखा जाए डियर स्टूडेंट्स। देखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स का मतलब यह होता है कि दो फंक्शन अगर मान लेते हैं किस तरह से है, जो पहला फंक्शन का इनपुट है वो दूसरा फंक्शन का अगर आउटपुट हो जाएगा और मतलब कि डोमेन और रेंज दोनों का इंटरचेंज कर जाता है, उस तरह का फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज एक दूसरे का इंटरचेंज कर जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सपोज देयर आर टू फंक्शन, देखा जाए एक फंक्शन एफ है, एफ एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और इस फंक्शन का डोमेन जो हो गया वो हो गया आपका ए, बी जो आप देख रहे हैं वो हो गया आपका रेंज, ठीक है। और एक और फंक्शन है जी सच दैट b2 कौन सा हो गया ए। अब इस फंक्शन जी के लिए बात करेंगे तो बी जो हो गया वो हो गया आपका डोमेन और ए जो देख रहे हैं वो इसका हो जाएगा रेंज। तो देखा जाए दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर गया है एफ और जी का। और जब कभी भी इस तरह का फंक्शन मिलेगा कि जिसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। मतलब एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, फंक्शन का इनवर्स होने के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन्टो होगा तभी उस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है। जैसे लिखा गया है लेट एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ये इनपुट हो गया, डोमेन हो गया, बी जो है वो आउटपुट हो गया, इज ए 1 1 ऑन्टो फंक्शन। हमेशा ये कैसा होना चाहिए
1 1 ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। अनदर फंक्शन g है जो कि डिफाइंड है b टू a, देखो इनपुट आउटपुट दोनों इंटरचेंज कर गया, देन f एंड g आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, और इस तरह के फंक्शन को इनवर्स को दिखाते हैं f टू द पावर -1 से, जिसे हम लोग पढ़ते हैं f इनवर्स ऑफ x या तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये था इनवर्स ऑफ फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन। एक एग्जांपल से लेकर समझा जाए कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज करता तो कैसे करता है, हैव ए लुक ओवर कैसे इंटरचेंज करता है। जैसे देखिए फंक्शन एक fx है, fx के लिखा हुआ 3x + 4, 3x + 4 ये हमेशा 1 1 ऑन्टो होगा। f a टू b, सेट a का एलिमेंट दिया हुआ है, सेट b का एलिमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हम f के लिए बात करते हैं। ये हो गया आपका सेट a, ये हो गया आपका सेट b। सेट a का इनपुट देखा जाए तो इनपुट है आपका 1 2 3 है, आउटपुट देखिए तो 7 10 और क्या लिखा होता है 13। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 3 × 1 + 4, 1 रखने पर वैल्यू आएगा 7, 2 रखने पर वैल्यू आएगा आपका 10 आएगा, 3 रखोगे तब इसका वैल्यू आएगा 13, 3 × 3 9 हो गया +4 दैट इज 13। यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हुआ है तो किस तरह का फंक्शन हो गया 1 1 ऑन्टो। साथ साथ बी में देखिए, बी में सिर्फ और सिर्फ 1 10 और 13 लिखा हुआ था, सबके सब सेट बी फ्लैश हो गया, यानी कि फंक्शन जो देखा जा रहा है वो 1 1 है। और ये फंक्शन किस तरह के डिफाइंड था f के लिए। अब देखो इस फंक्शन का डोमेन जो है वो सेट a है, और इस फंक्शन का रेंज जो है वो है आपका सेट b, यानी कि ये जो हो गया इस फंक्शन का इनपुट है, और इस फंक्शन का इनपुट 1 2 3 है, और इस फंक्शन का आउटपुट अगर देखा जाएगा तो 10 है ना, 7 10 और कौन सा है 13। लेकिन एक अनदर फंक्शन g लिखा हुआ है। इस फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का इनपुट जो इस फंक्शन का f का जो आउटपुट था वो इस बार इनपुट होगा, यानी कि सेट a जो है यहाँ पे जो लिखाएगा इस बार 7 होगा 10 होगा और कौन सा लिखाएगा 13 लिखाएगा। आउटपुट में गारंटी की कौन सेट a आएगा, मतलब 1 2 और क्या आएगा 3 आएगा। नहीं विश्वास से ध्यान रख सकते हैं, 7 - 4/3 करेंगे, 7 - 4/3 किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/3, कट गया तो वैल्यू आ गया 1, यानी कि 7 इज रिलेटेड टू 1। 10 रखेंगे तो 10 - 4/3 करेंगे तो वैल्यू आ गया 6/3, कटा तो इसका मान आ गया 2, 10 रखने पर 2, 13 रखने पर 3 आएगा। ठीक है, यानी कि कंफर्मली कहा जा सकता है कि देखो यहाँ ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका क्या हो गया रेंज हो गया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं वो इनपुट है और ये जो देख रहे हैं वो इसका आउटपुट है। अब देखा जाए तो डोमेन यहाँ पे 1 2 3 था, रेंज यहाँ पे देखिए फंक्शन f के लिए 7 10 और 13 था, लेकिन जब इनवर्स निकला तो चीजें सिचुएशन पलट गया पूरी तरह से, जो डोमेन था वो रेंज हो गया, रेंज था वो डोमेन हो गया। और इस तरह का जब भी फंक्शन में होता है तो हम लोग बोलते हैं कि f का इनवर्स g है या तो g का इनवर्स f है, इसलिए लिखा जाता है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x जो होगा दैट विल बी x - 4/3 लिखा जाएगा। ये इनवर्स का मतलब होता है कि डोमेन और रेंज एक दूसरे का इंटरचेंज कर जाता है। चलिए अब समझते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1, fx जबर y रख देना है, fx जबर क्या रख देना है y रख देना है। उसके बाद x का वैल्यू निकालना है टर्म्स ऑफ y, फाइनली y की जगह पर x रख देना है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो y = x के लाइन के व्हाट सिमेट्रिक होता है। फाइनली y की जगह पर x रख देना है। फिर से देखा जाए fx जबर क्या रख देना है आपको y रख देना है, फिर x का मान निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 3 में फिर y की जगह क्या रख देना है x रख देना है। फॉर एग्जांपल लेकर समझा जाए स्टेप 3 दोनों ही तीनों स्टेप से। जैसे देखिए इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, fx = लिखा हुआ था आपका 3x + 4y लिखा हुआ था 2x - 3। स्टेप 1 में क्या बोला गया fx जबर क्या रख देना है y, fx जबर y रख देते हैं, यानी कि y = लिखा जाएगा आपका 3x + 4y 2x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3xy - 3y = लिखा जा सकता है 3x + 4। अब स्टेप 2 में क्या बोला गया था
कि फाइंड बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब बाई का वैल्यू निकालना, सॉरी फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई, मतलब एक्स का मान निकालें इन टर्म्स ऑफ बाई। चलिए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर सेंड कर लेते हैं, 2x बाई माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3y। मतलब x कॉमन दिखा जा सकता है, x कॉमन लेंगे तो वो लिखाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 3y। मतलब x इक्वल टू अन्य लिखा जा सकता है 4 प्लस 3y बटा 2y माइनस 3। स्टेप थर्ड में क्या बोला गया था कि बाई की जगह क्या रख देना है, एक्स रख देना है। तो जहां जहां बाई है वहां पे एक्स रख देंगे। सोल एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 3x, बाई लिखा जा सकता है 2x माइनस 3। इस तरह से किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। फिर से स्टेप 1 में क्या करना है आपको, एफ एक्स जबर बाई रख देना है। स्टेप 1 रखने के बाद x का वैल्यू निकालना है टर्म्स ऑफ बाई। देखो यहाँ पे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई आ गया। फिर बाई के जगह पर रख देना है, x रख देना है। जहां जहां बाई वहां पे x रख देंगे, ऑटोमेटिक किसी भी फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। इस तरह का फंक्शन का इनवर्स निकालने में थोड़ा सा परेशानी होता है, समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलिए इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लिखा गया था। इस तरह का फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना है हमेशा। पहली बात सर ने बताया था एफ एक्स जबर बाई रख देना है, तो एफ एक्स जबर क्या रख देना है, बाई। तो सो बाई इक्वल लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। स्टेप 2 एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाई। एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाई, तो क्या से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, नो क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सिंगल वेरिएबल हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स होता तो ऑटोमेटिक निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे एक्स भी और एक्स स्क्वायर भी है जो कि इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। स्टेप 2 फेल कर रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में जाते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि बाई इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट किया जाए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab। ए मतलब क्या हो गया एक्स, बी मतलब क्या होगा 5/2। देखिए 5/2 2x में जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, इसलिए 5/2। यानी कि ए का वैल्यू x है और बी का वैल्यू कितना हो गया 5/2। अब आपको क्या करना है 5/2 का स्क्वायर जोड़ लेना है और 5/2 का स्क्वायर घटा लेना है, -3 हो जाएगा। मतलब बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -25/4 -3 लिख सकते हैं। सो बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -37 बाई हो जाएगा आपका 4, 4 एलसीएम लेने पर। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं फाइनली x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बाई प्लस 37/4 के बराबर होगा इधर सेंड करने पर। यानी कि फाइनली कहा जा सकता है कि x माइनस 5/2 इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस लिखा जा सकता है बाई प्लस 37/4, बाई प्लस 37/4 लिखा जा सकता है। यानी कि लिख सकते हैं x इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाई प्लस 37 बाई लिख सकते हैं 2। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो फाइनली आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 37 प्लस 4 बाई हो जाएगा आपका 2। सो अब लास्ट स्टेप में बाई के जगह पर x रख देना है। सो कहा जा सकता है कि एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 4x प्लस 37 बाई हो जाएगा 2 एंड दिस इज योर राइट। तो किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो 3 स्टेप में चलते हैं। सबसे पहला स्टेप में एफ एक्स जबर बाई रख देना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाई, और थर्ड स्टेप में बाई की जब एक्स रख देना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उस फंक्शन का इनवर्स आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा
टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, और इनवर्स ऑफ फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होगा, इस तरह से बहुत ही सारे बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि कल हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ फंक्शंस। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस।